तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। और इस दूसरी कड़ी में चर्चा के आज हम बात करेंगे भारत पर कहर चीन का जहर विषय पर। संदर्भ यह है कि भारत की तीनों सेनाओं के पहले प्रमुख जनरल विपिन रावत एक हेलीकॉप्टर हादसे में 2 दिन पूर्व हमारे बीच में नहीं रहे। पूरा देश शोकाकुल है। इस हादसे को लेकर तमाम सवाल हैं। उन सवालों के उत्तर खोजने के लिए देश की सरकार के द्वारा बाकायदा एक जांच गठित कर दी गई है, जिसका नेतृत्व स्वयं एयर मार्शल कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भारत का प्रमुख प्रतिद्वंदी जिसे ठहराते थे जनरल विपिन रावत, पाकिस्तान से भी बड़ी चुनौती के तौर पर जैसे वो सार्वजनिक रूप से व्यक्त करते थे चीन को, उस चीन के द्वारा जो टिप्पणी इस हादसे के संदर्भ में की गई है वह हमारी आज की बातचीत के केंद्र में है। चीन की सत्तारूढ़ पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी का अखबार है ग्लोबल टाइम्स, मुख्य पत्र के तौर पर उसे माना जाता है और उसकी टिप्पणियों को चीन की सरकार के नजरिए के तौर पर भी देखा जाता है। उसने इस हादसे के संदर्भ में कहा है कि भारत की ढीली और अनुशासनहीन सैन्य संस्कृति के लिए ही वहां की सेना को जाना जाता है। भारत के सैनिक मानकों और नियामकों का पालन नहीं करते हैं। इस वजह से भारत में पहले भी कई हादसे हुए हैं। इनमें 2019 में भारत की एयरक्राफ्ट में आग लग गई थी, 2013 में धमाका हुआ था। इन सब में मानवीय भूल की पहचान होती है। आशय ये कि इस हादसे के संदर्भ में चीन ने सीधे तौर पर भारत की सेना को ही जिम्मेदार ठहरा दिया, भारत की सेना के तौर तरीकों को जिम्मेदार ठहरा दिया। हालांकि इसके उलट भारत के एक मशहूर सैन्य मामलों के विशेषज्ञ हैं ब्रह्म चेलानी, उन्होंने 2 ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि जनरल रावत की मौत अद्भुत रूप से 2020 की शुरुआत में ताइवान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ शेन ई मिंग और 7 अन्य के हेलीकॉप्टर में क्रैश में मारे जाने की तरह हुई है। इसमें 2 मेजर जनरल भी शामिल थे। दोनों हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हुई है जो चीनों की आक्रामकता से लड़ रहे थे, अर्थात ताइवान जो चीन की आंख में सदैव खटकता है, और दूसरा भारत। इन दोनों के ही सर्वोच्च जनरल हेलीकॉप्टर हादसे के शिकार हुए। क्यों? ये ब्रह्म चेलानी जी ने पूछा। तो इसी रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि जो चीन आज इस प्रकार के कटाक्ष कर रहा है, क्या उसका स्वयं का तौर तरीका संदेह की ओर हमें नहीं ले जाता है? जानने की कोशिश करेंगे। और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विंग कमांडर रही अनुमा आचार्य जी हैं जो रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ हैं। हमारे साथ प्रोफेसर वसीम अली हैं जो विदेश मामलों के जानकार हैं, और साथ ही देश के शीर्षस्थ पत्रकारों में शुमार श्रवण गर्ग साहब भी हमारे साथ में। उनका आज ही एक आलेख भी इस मसले को लेकर हमारे बीच में साझा हुआ है। आप तीनों का स्वागत है ऐसे गंभीर विषय के संदर्भ में चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मुझे श्रवण गर्ग जी से करनी है कि ये पूरा हादसा और इस पर चीन की प्रतिक्रिया एक संपादक की दृष्टि से, एक पत्रकार की दृष्टि से श्रवण गर्ग किस नजरिए से देख रहे हैं? हिमांशु जी, देखिए, ये बहुत ही बड़ा हादसा है, ग्रेट लॉस है हमारे लिए, बहुत बड़ा राष्ट्रीय क्षति जिसको है। एक अखबार ने अपने शीर्षक में लिखा था कि राष्ट्रीय शौक। अब दिक्कत क्या है कि हम इसको राष्ट्रीय शौक कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय शोक कहना चाहते हैं। ये एक बड़ा विषय है कि हम इसे जनता के स्तर पर राष्ट्रीय क्षति मानना चाहते हैं कि एक सैन्य दुर्घटना मानना चाहते हैं, जैसा कि आपने बताया ब्रह्मा चेलानी का। मैंने भी वो चित्र देखे हैं जो जनवरी 220 के ताइवान के हैं। तो क्या वो ब्रह्मा चेलानी ताइवान से तुलना करना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि ये बड़ा एक सवाल उन्होंने खड़ा कर दिया है। हम इसको एक सैन्य दुर्घटना मानकर क्यों भूल जाना चाहते हैं और एक राष्ट्रीय शोक या राष्ट्रीय क्षति को क्यों नहीं मानना चाहते हैं? मेरा एक छोटा सा सवाल है, यहाँ जो सैन्य विशेषज्ञ भी बैठे हुए हैं, यही दुर्घटना अगर सीमा के अग्रिम मोर्चों के दुर्गम स्थानों पर कहीं होती इस समय जी, फॉरवर्ड एरियाज में, तो उसके राष्ट्र के जीवन पर क्या प्रभाव होते, क्या प्रभाव पड़ते? और हम जब चीजों को अभी बड़े हर चीज को, हर दुर्घटना को बहुत ही लॉजिकली और ईमानदारी के साथ नहीं देख रहे हैं, हर चीज में हम एक मुद्दा तलाश रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, और पुलवामा के बैकड्रॉप में चीजों को आज भी देखना चाहते हैं,
तो क्या ये दुर्घटना अगर देश के अग्रिम मोर्चों पर होती या कहीं फॉरवर्ड एरियाज में होती, जहाँ की जो तमिलनाडु की नीलगिरी के जो एरियाज हैं उससे भी ज्यादा कठिन परिस्थितियां हैं फ्लाइंग की, जी मैं उस चीज में नहीं जा रहा हूँ हिमांशु जी की टेक्निकली कितना साउंड था हेलीकॉप्टर, क्या क्या चीजें थी उसमें, दो पायलट थे, उनकी कितने फ्लाइंग आवर्स थे, उसमें रडार था और नाइट विजन सिस्टम था, उसको पूरी चेकिंग के बाद उड़ान भरी उसने। जो आपने जो चीनी अखबार का एक जिक्र किया है, जी मैं उसका इसीलिए जिक्र मैंने अपने आलेख में किया है कि इस दुर्घटना को हमारे जो दुश्मन देश हैं, चीन और पाकिस्तान आदि, वो उस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, किस तरह से हमारी सैन्य तैयारियों को, खासकर ऐसे टाइम पर जब हम देख रहे हैं कि लद्दाख में, अरुणाचल में और तमाम जगहों पर हम एक बड़ी शक्ति के साथ फेस टू फेस हैं और जनरल रावत, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि सेना के आधुनिकीकरण के मामलों में, सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में काफी सक्रिय थे, रणनीतिक मामलों में उनकी समझ बहुत गजब की थी, और एक पहली बार ये सीडीएस की पोस्ट क्रिएट की गई थी, उनके लिए नहीं की गई थी पर देश के लिए की गई थी। तो हम इस पूरी जो हादसा है, बहुत बड़ा हादसा है, इसको एक इमोशनल टच देकर और जनरल रावत के मानवीय गुणों की चर्चा करके और उसको भूल जाना चाहते हैं, बड़े या उस महत्वपूर्ण पर टिप्पणी है श्रवण गर्ग जी की। श्रवण गर्ग जी ये कहना चाहते हैं कि केवल हम शोक में हैं, हम दुखी हैं, हम क्लांत हैं, केवल इतने तक रह जाना चाहते हैं, या वाकई समझना चाहते हैं कि आखिर हुआ कैसे, हमने अपने सबसे बड़े सेना नायक को ऐसे ही कैसे खो दिया कि एक हेलीकॉप्टर देश के सुरक्षित इलाके में उड़ान भर रहा था, वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया और हम मानने के लिए तैयार हो गए। हमारे साथ में अनुमा आचार्य जी हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। दो चीजें आपसे समझना चाहता हूं अनुमा जी। एक कि जो ब्रह्मचलानी ने टिप्पणी की उसके प्रतिक्रिया में ग्लोबल टाइम्स ने भी रीट्वीट किया है और उसने कहा है कि आपकी इस टिप्पणी से अमेरिका पर शक जाता है, क्योंकि भारत और रूस S-400 मिसाइल डिफेंस डील कर चुके हैं और इसकी डिलीवरी होने जा रही है। अमेरिका ने इस सौदे का मजबूती से विरोध किया है। आपसे समझना चाहता हूं अनुमा जी, कुल मिलाकर अब बातचीत, परस्पर चर्चाएं, संदेह का वातावरण यह बन रहा है कि यह महज एक हादसा नहीं बल्कि एक साजिश का नतीजा है। आप रक्षा मामलों की जानकार है, आपका नजरिया। हिमांशु जी, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर आज नहीं जानना चाहूंगी जी उसका कारण बहुत साफ है, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ऑर्डर की है और ट्राई सर्विस इंक्वायरी ऑर्डर की गई है। जी अगर आप भारतीय वायुसेना पर विश्वास करें तो आपको एक घटना याद दिलाती हूँ 2019 की, जिसमें हमने अपने ही एक जहाज को फ्रेंड और फो, जी मतलब दुश्मन या दोस्त, जी इसके चक्कर में एक मिसाइल से हमला किया था और 6 लोगों की, हमारे वायु कर्मियों की मृत्यु हुई थी। कश्मीर इलाके लेकिन में। एयरफोर्स ने अपनी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में छिपाया नहीं। जी तो हमें भरोसा करना होगा कि जी जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है उससे सच ही सामने आएगा और कहीं पर भी कुछ ढकाने दबाने की कोशिश नहीं होगी। दूसरी चीज, इस जहाज के बारे में, मैंने इस जहाज की परचेज, इसके स्पेयर परचेज से थोड़ा बहुत डील किया है। तो जी आपको बता दूं कि काजान सिस्टम रशिया का ये एयरक्राफ्ट है और अपने समय का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट है। नाइट विजन की जरूरत थी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी दिन में फ्लाइट हो रही थी। सुबह मतलब अच्छी खासा खासा दिन था। जी केवल 20 मिनट की फ्लाइट थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल और जो मौसम विज्ञान विभाग है, इनके पूरे पूरे रडार पर ये एयरक्राफ्ट था। अब हुआ क्या, ये ब्लैक बॉक्स भी, चूंकि इसका फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर सब कुछ जो है ऑलरेडी मिल चुका है। थोड़ा इंतजार हमें करना पड़ेगा इसके पहले कि हम किसी तरह की थ्योरी पर जाएं। आप और इंतजार करना चाहती हैं, पर चीन इंतजार नहीं करना चाहता अनुमा जी।
उसने अपनी प्रतिक्रिया दे दी है कि इस हादसे ने भारत की अनुशासनहीन और ढीली सैन्य संस्कृति को उजागर कर दिया है। क्या अनुमा आचार्य जी इस पर भी खामोश रहना चाहेंगे रिपोर्ट आने तक, या इस पर स्पष्ट तौर पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमारी कोई ढीली कम से कम सैन्य सुरक्षा तो नहीं है। इंटेलिजेंस फेलियर की अगर आप बात करेंगे तो मैं शायद कहीं राजी हो जाऊं। अनुमा जी, लेकिन मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, मैं चीन की प्रतिक्रिया पर आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं, इस देश के पूर्व सैनिक की प्रतिक्रिया चाहता हूं। चीन इस हादसे के अंतर्गत विश्व स्तर पर प्रतिक्रिया दे रहा है कि देखो क्या भारत है, अपना जनरल तक नहीं बचा पाया। देखिए, चीन की जो प्रतिक्रिया है वो सबको पता है कि वो किस लिए है। जी। चीन ना तो अभी इस वक्त उसकी ये हालत है कि वो सांप छछूंदर की स्थिति है, ना तो वो हमारे ऊपर हमला कर सकता है ना पीछे जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की उसने अकड़ दिखाई है। इसलिए वो एक साइकोलॉजिकल वॉर हमारे साथ फिर से छेड़ रहा है। चीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी वॉर छेड़ता है हमारे साथ, जो हमारे बहुत सारे चीजों को हैक करता है, और इसी तरह से वो इस समय साइकोलॉजिकल वॉर खेलने की जरूरत कर रहा है की हरकत कर रहा है, क्योंकि उसने देखा कि हमारे सेना का सर्वोच्च जनरल जो है वो चले गए हैं। तो चीन के इन चीजों को अलग अलग उसकी स्ट्रैटेजी की तरह देखिए, इससे देश का कोई ताल्लुक नहीं है, और कम से कम देश की सेनाओं की शक्ति का कोई उसको ना तो कहने का हक है और ना उसकी बात में कोई दम है। तो चीन इस प्रकार का प्रोपेगेंडा करता रहता है, लेकिन कोई भी प्रोपेगेंडा किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। इस समय पर जब दुनिया भर के तमाम देश जनरल विपिन रावत के असामयिक निधन को लेकर शोक संदेश भेज रहे हैं, चीन के किसी जिम्मेदार अधिकारी ने कोई शोक संदेश देश को नहीं भेजा। ना तो वहां के सर्वोच्च स्तर से कोई प्रतिक्रिया आई, ना वहां के विदेश मंत्रालय से प्रतिक्रिया आई। केवल चीन के राजदूत का एक ट्वीट जरूर हुआ है शोक के संदर्भ में, जबकि इसके उलट पाकिस्तान के द्वारा भी विधिवत शोक संदेश भारत सरकार को भेजा गया। मेरे साथ में प्रोफेसर वसीम अली जी हैं, उनसे समझना चाहता हूं कि चीन इस मामले पर इतनी त्वरित प्रतिक्रिया और इस स्तर की प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है? हिमांशु जी, सबसे पहले तो मैं इस हादसे में शहीद हुए जनरल बिपिन रावत जी, उनकी पत्नी और उनके जितने भी सहयोगी उनके साथ में थे शहीद हुए हैं, उनको मैं दिल से खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूं, और मैं दुआ करता हूं कि ऊपर वाला उनके घर वालों को ताकत दे कि वो इतनी बड़े नुकसान को बर्दाश्त कर सके। जहां तक के चीन की प्रतिक्रिया की बात है, इसके बारे में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा आपके जरिए से जी, कि इससे अंदाजा हो रहा है कि जनरल बिपिन रावत जी कितनी बड़ी ताकत हमारी देश की थी। जी। आज के जाने के बाद में शायद चीन जो है वो थोड़ी सी अपनी एक राहत की सांस ले रहा होगा, क्योंकि उनके सामने ना तो उनकी सेना जम रही थी, ना उनकी प्लानिंग जम रही थी, ना उनके कोई और चीजें कामयाब हो पा रही थी। हो सकता है इन चीजों के मद्देनजर चीन ने अपनी एक ऐसी प्रतिक्रिया दी है कि देखिए, हिंदुस्तान की ताकत थी, आज उस ताकत में से एक आदमी चला गया है जो इस ताकत का जरिया बना हुआ था। मेरी समझ में सिर्फ इतना ही आ रहा है, और कोई ऐसी बात नहीं। जहां तक कि चीन का जो कमेंट आया है, हमें इसको बहुत सीरियस नहीं लेना चाहिए। ऐसे इस वक्त पर ये हमारा हादसा हुआ है, हम सब एक साथ मिल करके जनरल बिपिन रावत, उनकी फैमिली और दूसरे जो हमारे लोग शहीद हुए उनकी फैमिली के साथ एकजुट होकर खड़े होना चाहिए, और हमें साहस और हिम्मत रखना चाहिए। ऐसा नहीं है जो चीन ने जो अपनी प्रतिक्रिया दी है उससे हमें कोई निगेटिव इंप्रेशन ड्रा करना चाहिए या हमें किसी भ्रम में जाना चाहिए। ये अब तक के जितने भी लोगों के बयान आए हैं, तमाम रिटायर्ड जनरल्स के बयान भी सुने गए हैं, सब ने अब तक के इसको एक एक्सीडेंट ही माना है, एक दुर्घटना ही मान के चल रहे हैं। और इस वजह से एक टेक्निकल एक्सपर्ट की एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है फौरन, ताकि हादसे की वजूहात का पता लगाना जरूरी है। उसकी वजह यह है ताकि आइंदा ऐसे हादसा ना हो, ताकि ऐसे हादसे ना हो। लेकिन इसको चीन की बौखलाहट के इतर कुछ नहीं देख पा रहे हैं, और ये मान रहे हैं हमारे साथ में प्रोफेसर वसीम अली कि जिस तरीके से विपिन रावत चीन के लिए चुनौती बने हुए थे, इसके चलते ऐसी प्रतिक्रिया चीन की आ रही है। लेकिन मेरे जानने में दिलचस्पी है श्रवण गर्ग साहब कि जिस तरीके से विपिन रावत मुखर थे,
जिस प्रकार से सीमा पर तनाव बना, मोदी सरकार का कोई मंत्री या जिम्मेदार व्यक्ति कभी खुलकर नहीं बोला, लेकिन विपिन रावत ने अपने जज्बात को कभी छुपाया नहीं, मुखर होकर बोलते थे, उसी प्रकार की रणनीति बनाते थे। तो भारत के लिए अब कितनी बड़ी चुनौती है उनका उत्तराधिकारी खोजना। 3 दिन हो गए पर हम उनके उत्तराधिकारी के संदर्भ में फैसला नहीं लिए हैं। सीडीएस का पद है, इतनी बड़ी चुनौतियां हर तरफ सीमा पर दिखती हैं। कैसा देख रहे हैं आप आने वाले समय को? देखिए हिमांशु जी, मैं पहले तो एक चीज ये पूछना चाहता हूँ हमारी रक्षा विशेषज्ञ से जी कि उन्होंने इंटेलिजेंस फेलियर पर कोई टिप्पणी करना नहीं चाहा है। जी मैं इसको या देश के नागरिक को उस पर क्या समझना चाहिए, क्योंकि मैं इसलिए ये मुद्दा उठा रहा हूँ जी कि पुलवामा के मामले में हम लोगों ने जो बहस हुई थी उसमें इंटेलिजेंस फेलियर की काफी जोर से बात उठाई थी कि क्या हमारा आर्मी इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है इतना कमजोर है। जी तो इन्होंने जो रक्षा विशेषज्ञ हैं इन्होंने ये तो कहा है कि जांच चल रही है, उसके परिणाम जो भी आए, पर वो कह रही है कि वो किस तरह का कोई देखती नहीं है कि कोई इसमें कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को नहीं देखती है, जी पर इंटेलिजेंस फेलियर पर वो कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहती है। तो एक तो मामला ये है। दूसरा मामला ये है कि आपने देखा होगा कि पिछले साल मई में जी चीन ने हमारे उत्तरी लद्दाख में अतिक्रमण किया था जमीन पर। जी आज तक पॉलिटिकली एक्सेप्ट नहीं किया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा या रक्षा मंत्री के द्वारा कि चीन ने हमारे यहाँ किसी भी जमीन पर हस्तक्षेप किया है, अतिक्रमण किया है। चीन ने प्रवेश भी किया है। जी जो स्टैंड है वो तो ये न तो घुसा था न घुसेगा न घुसा है वगैरह का जो स्टैंड है। जी जनरल रावत चूंकि एक आर्मी के आदमी थे और बहुत ही साफ गोई से बात करते थे, बहुत ही पॉपुलर थे अपने सोल्जर्स के बीच में, जी अपने दरवाजों को हमेशा खुला रखते थे और बातचीत भी बहुत साफ करते थे। तो चीन को लेकर उनके जो हाल के जो बयान हैं, जो चीनी डिस्पेंसेशन को काफी नाराज करने वाले हो सकते हैं, उन्होंने खुले तौर पर चीन को चुनौती दी थी और अपनी जो देश की रक्षा तैयारियां हैं उसको लेकर काफी कॉन्फिडेंटली कहा था। जी तो ये जो चीन की प्रतिक्रिया है ये तो हम समझ सकते हैं जनरल रावत को लेकर जो उन्होंने बताया है, पर जो उन्होंने मुद्दा उठाया है जो चीनी अखबार ने या चीनी मीडिया ने, हम उस पर कितना गौर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं कि हम अपने, मैंने जो अपने आलेख में भी लिखा है कि क्या इस तरह की घटनाएं आज के डेवलप्ड वर्ल्ड में, साइंटिफिकली डेवलप्ड वर्ल्ड में, जिसमें कि मैंने उसमें एक जिक्र ये भी किया है कि किसी भी गिवन टाइम पर 1 लाख लोग 5 लाख लोग आकाश में रहते हैं और 1 लाख उड़ानें रहती हैं आकाश में। ये तो जनता का जो पूरा कॉन्फिडेंस लेवल है, अगर वो ये है कि हम अपने इतने चाक चौबंद सुरक्षा प्रबंधों के बीच हेलीकॉप्टर की क्षमता से कम लोगों के भार के साथ डबल इंजन वाले हेलीकॉप्टर में एक संक्षिप्त यात्रा के दौरान इस तरह की दुर्घटना हो जाती है, तो क्या उसको हम इमोशनली झाड़ू लगाना चाहते हैं, उसको साफ करना चाहते हैं कि उस पर कोई चिंतन करना चाहते हैं? मुझे बहुत तकलीफ होती है जो जिस तरह की बातें हम लोग आम तौर से करते हैं इस तरह की दुर्घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में, और वो शायद हमारे इसका बेसिक रीजन भी है कि हम लोगों को जो टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है वो उनके फ्यूनरल के जो दृश्य हैं और इमोशनली चार्ज किया जा रहा है लोगों को। पर इस मामले पर अगर आप पाएंगे तो बहस को बहुत हल्के फुल्के ढंग से निपटाया जा रहा है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि पूरी की पूरी बात, पूरी की पूरी चीजें हमारे जहन से गायब हो जाएं। और नए सीडीएस की जो नियुक्ति का मामला है, मुझे नहीं लगता हिमांशु जी के आने वाले कुछ महीनों में
या कुछ वक्त में हम इस तरह का कोई वेंचर करना चाहेंगे। अभी सरकार इस स्थिति में है कि नहीं मैं जानता नहीं जी। और अभी नरवणे साहब जिस काम में लगे हैं उनको वहां से हटाकर उनको बनाना या सीनियरिटी के लेवल पर उनको करना, ये अभी बहुत, ये ब्यूरोक्रेसी नहीं है। सेना जो है वो नौकरशाही नहीं है। सेना एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड और बहुत सीरियस बिजनेस है और वो उसमें इस तरह के अपॉइंटमेंट्स नहीं होते हैं जैसा कि नौकरशाही में होते हैं और राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। इसमें एक प्रोटोकॉल है, इसमें काफी चीजों के कॉन्सिक्वेंसेस को देखा जाता है और रावत साहब इतने योग्य आदमी थे और इतने अनुभवी थे, इनलाइटेंड थे कि वो उनका उस पोस्ट पर बनना एक अलग किस्म का मैसेज उसने दुनिया को और देश को दिया था। तो वो एक बड़ी चुनौती कुल मिलाकर सरकार के लिए रहेगी। लेकिन जहां पर बात छोड़ी है श्रवण जी ने, वहां पे मैं अमूला जी आपके पास में आना चाहता हूं सुब्रमण्यम स्वामी जी को लेकर। आपने बताया कि वायुसेना सच को छुपाएगी नहीं, जो होगा सामने आएगा। लेकिन इस देश के सम्माननीय सांसद हैं सुब्रमण्यम स्वामी, सत्तारूढ़ दल से ताल्लुक रखते हैं लेकिन विचारों के स्तर पर उससे कई बार असहमत दिखते हैं। उन्होंने कहा यह जांच ठीक नहीं है, अपनी ही जांच अपने ही अधिकारियों के द्वारा अपनी ही व्यवस्था के संदर्भ में ये ठीक नहीं है। इसकी जांच तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से ही होनी चाहिए। अविश्वास उन्होंने पहले ही जाहिर कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी को न केवल देश में बल्कि दुनिया में भी थोड़ा गंभीरता से सुना जाता है क्योंकि वो हर बार कुछ सनसनीखेज लेकर आते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी, पहली चीज तो मैं श्रवण जी जिस जगह पर मुझे ले जा रहे हैं मैं वहां जाना चाहूंगी क्योंकि वो इंटेलिजेंस फेलियर की वो बात कर रहे थे और मैं उनके किसी भी सवाल को साइड से नहीं बचूंगी, मैं सामने से बात करूंगी। और वो ये है कि दो तरह की इंटेलिजेंस होती है। आज तक मिलिट्री इंटेलिजेंस फेल नहीं हुई। जहां जहां मिलिट्री इंटेलिजेंस का समय होता है और काम होता है वहां वहां उसने काम करके और सरकार तक खबर पहुंचाई है। लेकिन वो किसके अंडर काम करती है? जो हमारे एनएसए हैं उनके अंडर, जो होम मिनिस्ट्री है उसके पास है। सेना ने तो कारगिल की भी खबर पहले ही दे दी थी, लेकिन उसका जो खुलासा किया गया कि वो भेड़िए ने देखा, गडरिये ने देखा, वो कहानी जब सेना ने बताया था उसके आगे की है। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस अलग चीज है और जो नॉर्मल इंटेलिजेंस है जो एनएसए के अंडर में है वो अलग चीज है। तो ये मैं श्रवण जी आपको ये जवाब दे रही हूँ और इसके अलावा भी मैं कोशिश करूंगी कि आपका नंबर लेके आपसे बात कर सकूं क्योंकि बहुत सी बातें मुझे ऐसी लगी जो आप शायद उसको बहुत करीब से, चूंकि वो ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम नहीं किया है तो बहुत सी चीजें शायद आप नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं कभी बात करूंगी आपसे। पर अब रहा सवाल जनरल बिपिन रावत की जो आप बात कह रहे हैं, देखिए एक तो सीधा सीधा कॉन्स्पिरेसी पर बात जाती है क्योंकि ये पहला ऐसा हादसा है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो आईटी सेल है बीजेपी की उसने लगातार तवांग वाला जो इंसिडेंट है जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन का इंसिडेंट है वो सामने लाना शुरू कर दिया है। वो काउंटर अटैक पहले से तैयार करके रखे हैं कि अगर किसी ने कह दिया कॉन्स्पिरेसी है तो धड़ाधड़ आपकी ट्रोलिंग होना शुरू हो जाती है। तो वो चीज हो रही है। आपका सवाल अपनी जगह बिल्कुल जायज है। रही बात सुब्रमण्यम स्वामी जी की, मैं बहुत उनको सीरियसली नहीं लेती क्योंकि वो अक्सर इस तरह की सनसनी बिल्कुल किसी ब्रेकिंग न्यूज की तरह करते रहते हैं। पर उन्होंने अगर जांच की ही बात की है तो क्या बुराई है एक और जांच करने में? मैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पे एक सेना अधिकारी होने के कारण पूरा विश्वास करती हूँ, लेकिन अगर एक और इंक्वायरी वो चाहते हैं तो क्यों नहीं? आखिर हमारे देश का पहला सीडीएस गया है, क्यों नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस मांग के साथ में इत्तेफाक रखते हैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य कि अगर एक और इंक्वायरी भी दरकार है तो उसे करने से परहेज क्यों किया जाए। कुल मिलाकर सत्य सामने आना चाहिए। लेकिन मैं इस कार्यक्रम की आखिरी टिप्पणी के लिए वसीम अली साहब आपके पास आना चाहता हूं। जिस तरीके से चीन ने इस मामले में अमेरिका को लपेटने की कोशिश की है अपने आर्टिकल की प्रतिक्रिया में ट्वीट और फिर उस पर रीट्वीट के अंतर्गत, जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कि अमेरिका ने सौदे का मजबूती से विरोध किया है। चेलानी साहब ने उसमें कहा भी कि देखिए ये सीधे अमेरिका को ले आए। क्या हमें अमेरिका को क्लीन चिट दे देनी चाहिए या चीन के विचार के साथ में उस पर भी दृष्टि रखनी चाहिए? देखिए हिमांशु जी, जहां तक के चीन की ये बात है जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं जी,
फिलहाल अभी हमें इसके ऊपर इस पे बहुत इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए जी। उसकी वजह यह है कि हो सकता है चीन की एक अलग से चाल हो कि फिर हम एक पॉलिटिकल इशू हिंदुस्तान के अंदर खड़ा करें इस हादसे के नाम पे जी। और फिर इसके ऊपर एक अलग से डिबेट एक अलग से डिस्कशन शुरू हो। जी। लिहाजा अभी हमें फिलहाल फोकस इस बात पे करना चाहिए कि ये हादसे की वजह क्या है, जी। क्या कोई टेक्निकल रीजन है या कोई सिक्योरिटी लैब्स है, कोई और चीज है। फिलहाल इसको पता लगाने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत है उसे हमें करना चाहिए। इंक्वायरी कमीशन का कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत है, वो होनी चाहिए या कोई और जरिया है। फिलहाल हमको इस पे अपना ध्यान इस देना पे अपना चाहिए। ध्यान लगाना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम अगर इस बातचीत के मर्म पे पहुंचे तो दो चीजें बहुत स्पष्ट हैं। इस हादसे ने कुल मिलाकर हमारी क्षमताओं पर सवालिया निशान तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाया है। इसलिए इस दुर्घटना या हादसे या साजिश के संदर्भ में सत्य सामने ही नहीं आना चाहिए, बल्कि जल्द से जल्द सामने आना चाहिए। इसकी हमें जरूरत है, क्योंकि हमें उन तमाम सवालों के उत्तर चाहिए जो इस समय तमाम जन के जहन में कौंध रहे हैं और दुनिया के तमाम देश गाहे बगाहे इस पर टिप्पणियां कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसके संदर्भ में श्रवण जी ने भी जिक्र किया वो है जनरल विपिन रावत के उत्तराधिकारी के संदर्भ में। जनरल विपिन रावत अद्भुत क्षमता के धनी थे, लेकिन हम उन्हें स्मरण रख सकते हैं, लेकिन उनके स्थान को रिक्त नहीं रख सकते। देश के सम्मुख सामरिक चुनौतियां इतनी विकट हैं कि उस पद पर तुरंत सुयोग्य अधिकारी को पदस्थ किया जाना चाहिए। सरकार शोक से उभरे और इस संदर्भ में फैसला लेकर जिम्मेदार व्यक्ति को बिठाए, यह अपेक्षा भी देश की है। क्या सरकार इस बात को सुन पाएगी? जानने में दिलचस्पी आपकी भी हो, हमारी भी। लेकिन देश के सबसे बड़े जनरल के संदर्भ में चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर जिस प्रकार की बातें इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में है, उसी को व्यक्त करता हुआ हमारा शेर ये कहता है कि फिर चीखते फिर रहे बदहवास चेहरे, फिर चीखते फिर रहे बदहवास चेहरे, फिर रचे जाने लगे हैं षड्यंत्र गहरे। माधव वाना ने जो ये बात कही है वो जनरल विपिन रावत की असामयिक दुर्घटना में मौत और उसके बाद उपज रहे हालात में बिल्कुल सटीक बैठ रही है। इनके जवाब देने की जरूरत है। बेहतर होगा कि इन सवालों को ज़्यादा समय तक जिंदा ना रहने दिया जाए और जवाब सामने ला दी जाए। इस इंतजार में आप भी और हम भी। लेकिन आप मुझे दीजिए याद, फिर मिलेंगे सोमवार को नए विषय के साथ। तब तक के लिए सर प्रणाम।